डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो मुख्य या गौण विषय के रूप में हिंदी पढ़ रहे हैं, उनके पहले प्रश्न पत्र हिंदी कहानियाँ और उपन्यास के पहले खंड साहित्य परिचय के पहली इकाई साहित्य की अवधारणा का ये तीसरा व्याख्यान लेकर प्रस्तुत आ रहे हैं, जिसमें कि हम आज साहित्य के प्रयोजनों पर चर्चा करेंगे। इस इकाई का लेखन मैंने डॉक्टर अर्चना मिश्रा ने किया है और इसके दृश्य श्रव्य प्रस्तोता भी मैं स्वयं ही हूँ। इस व्याख्यान का उद्देश्य साहित्य क्यों रचा जाता है, अर्थात उसका प्रयोजन क्या है, ये समझना है। मुख्य रूप से संस्कृत परंपरा में प्रयोजन की क्या अवधारणा है, किस तरह से बताया गया है प्रयोजन। पश्चिमी साहित्य में साहित्य का उद्देश्य या प्रयोजन की क्या मान्यता है, उसको हम देखेंगे। और हिंदी साहित्य में क्या उद्देश्य सामने रख करके साहित्य रचना हुई या हो रही है, उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। संस्कृत साहित्य परंपरा में आप अगर परिचित हैं, हमने पिछले व्याख्यानों में भी देखा साहित्य की परिभाषा देखते समय कि आचार्य भरत से आरंभ होती है संस्कृत साहित्य काव्य शास्त्र की परंपरा, साहित्य शास्त्र की परंपरा। और तब से लेकर के पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी तक, 16वीं 17वीं शताब्दी तक लगातार बने। आचार्य भरत के बीच एक काफ़ी 4-5 सदियों का बीच में व्यवधान है। मतलब आचार्य भरत अगर हम बाद से बात भी करें तो प्रथम शताब्दी आसपास कहीं आते हैं वो, और फिर उसके बाद सीधे 6ठी शताब्दी में भामा आते हैं। तो बीच में थोड़ा 3-4 सदियों का व्यवधान है। वो क्यों है उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करते। लेकिन फिर भामा से लेकर के पंडित राज जगन्नाथ तक, 6ठी शताब्दी से लेकर के और 17वीं शताब्दी तक लगातार काव्य शास्त्र की धारा प्रवाहित होती रही और हर एक काव्य शास्त्री ने अपने तरीके से साहित्य की परिभाषा, साहित्य का प्रयोजन, साहित्य का हेतु बताया। लेकिन ये 10वीं शताब्दी के आसपास आचार्य मम्मट हुए, जो कि जिन्होंने एक तरह से अपने पूर्ववर्तियों को सभी को समाहित कर लिया अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में। माने उनके जो भी मत थे, उन मतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना ग्रंथ काव्य प्रकाश तैयार किया। और उसमें उन्होंने जो साहित्य का प्रयोजन बताया, उनके पहले और उनके बाद भी लगभग इन्हीं में से कुछ कम ज़्यादा करके प्रयोजनों को काव्य शास्त्री संस्कृत में बताते रहे हैं। तो इसलिए आज हम मम्मट के जो काव्य प्रकाश में साहित्य का प्रयोजन दिया गया है, उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। इसमें काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। काव्यम, काव्य यश से, यश के लिए, यश प्राप्ति वो किसको होगी? सर्जक को। जो लिखेगा निश्चित रूप से उसको यश मिलेगा, स्पष्ट है। अर्थकृते, अर्थ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, किसको होगा? सर्जक को। लिखेगा तो राजा से इनाम पाएगा, अच्छा लिखेगा तो इस तरह से धन प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति। व्यवहार विदे, संसारिक व्यवहार ज्ञान जो है उसको प्राप्त करने के लिए भी, करना भी साहित्य का एक प्रयोजन हो सकता है। मित्रों, सब जगह सब लोग उपस्थित नहीं हो सकता, सभी परिस्थितियों में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ जो है थोड़ा बहुत अनुभव हम अगर दूसरों का ले, साहित्य के माध्यम से हम विभिन्न चरित्रों को देखें और वो जिन परिस्थितियों से गुजर करके या जो वो अनुभव कर रहे हैं वो उसको आत्मसात करें, तो हमारा अनुभव अधिक समृद्ध, अधिक विस्तृत हो सकता है। संसार के व्यवहार ज्ञान की हमको अधिक
उपलब्धि हो सकती है या हम अधिक अच्छी तरह से जान सकते हैं। दूसरी बात है, जब व्यक्ति स्वयं किसी घटना में लिप्त होता है या स्वयं किसी घटना से जुड़ा हुआ होता है, तो उस पर वो निरपेक्ष रूप से विचार नहीं कर पाता है। वो अपना ही पक्ष अधिक सही मानता है और उस पर अडिग रह करके वो कार्य करता है। लेकिन ऐसा नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा पक्ष गलत भी हो, सामने वाले का पक्ष सही हो, लेकिन वो निरपेक्ष दृष्टि उस घटना से स्वयं जुड़े होने पर उतनी नहीं दिखाई पड़ती। तो साहित्य हमें ये एक माध्यम देता है कि हम उससे उसी तरह की परिस्थिति को देखें साहित्य में, लेकिन हम स्वयं उससे निरपेक्ष रहें। तमाम साहित्य के उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें कि जो वास्तविक घटनाएं हुई थी उन्हीं का अंकन किया है, लेकिन जो पात्र लिए हैं वो वास्तविक नहीं है। और तो उन अवास्तविक पात्रों के माध्यम से जो वास्तविक पात्र हैं वो अपनी स्थिति का अधिक अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। तो संसार ज्ञान का, संसार में जो व्यवहार है उसका ज्ञान साहित्य के माध्यम से प्राप्त होता है। ये मुख्यतया भावक को होता है, माने जो पाठक है, पढ़ने वाला है या सुनने वाला है, उसको होता है। फिर अमंगल का नाश कहा, शिवेतर क्षतये, शिव से अलग कल्याण कर जो नहीं है, ऐसा जो उसका उसके नाश के लिए। अब ये जो है खास थोड़ा संस्कृत साहित्य से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। संस्कृत साहित्य में जो स्तोत्रों की रचना हुई है वो कहा जाता है कि उनके पाठ से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। कहा जाता है, ऐसी कथा मिलती है कि मयूर नाम के कवि थे जिनको कोई कुष्ठ रोग हो गया था और उन्होंने सूर्य शतक की रचना की, सूर्य की आराधना में स्तोत्रों की रचना की और उनका वो कुष्ठ रोग से मुक्ति पा गए। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो हम नहीं उसका विवेचन करेंगे, लेकिन इस तरह का मानते हैं। आज भी आधुनिक साहित्य के माध्यम में के संदर्भ में भी देखें तो अमंगल माने मानसिक रोगों, बहुत सारे मानसिक रोगों का इलाज संगीत के माध्यम से भी और साहित्य के माध्यम से भी करना संभव माना जाता है। किसी को कोई ग्रंथि हो गई है और वो नहीं खुल रही है तो साहित्य के माध्यम से उसको खोलने का उपाय किया जाता है। तो इसलिए अमंगल का जो भी नहीं होना चाहिए, जो अनुचित है या जो अशुभ है या कहना चाहिए जो नकारात्मक परिस्थितियां हैं, उनको दूर करने का काम भी साहित्य करता है। रसानंद की प्राप्ति, ये तो परम उद्देश्य है, परम प्रयोजन है। मुख्यतया भावक को होता है, यानी जो पाठक है वो पढ़ रहा है या सुन रहा है तो उसको ही अधिक तक रसानंद की उपलब्धि होती है। लेकिन निश्चित रूप से लिखने वाला भी कहीं ना कहीं उससे आप्लावित होता है। वो स्वयं रसपूर्ण होगा तभी वो रसपूर्ण बातें लिख सकेगा। तो रसानंद की प्राप्ति, जो कि एक तरह से परम उद्देश्य कहना चाहिए संस्कृत साहित्य में, तो खासकर कि संस्कृत साहित्य जो है वो पूरा रस पर आधारित है। रस की संकल्पना एक विशिष्ट संकल्पना है संस्कृत साहित्य में, और उस रस को किस प्रकार से अच्छी तरह से पहुंचाया जाए श्रोता, पाठक, दर्शक जो भी है उस तक, वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये रसानंद की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। फिर हृदय गाय कांता सम्मित तयोपदेश युजे, क्षमा करें, कांता सम्मित तयो माने जैसे पत्नी या प्रेमिका या सुंदर युवती कोई कुछ कहे तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एक प्रेम पूर्ण व्यवहार के साथ कुछ भी कहा गया, कई बात को नकारा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से साहित्य का है कि साहित्य कितनी भी कड़वी या कितनी भी कठोर लगने वाली बात हो उसको इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है, इतने अच्छे शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करता है कि बिना आदमी को खराब लगे वो तुरंत हृदय ग्राह्य हो जाता है या तुरंत उसको स्वीकार कर सकने की स्थिति बनती है। इसमें संस्कृत का ये प्रयोजन है। तो संस्कृत में जो कांता सम्मित कहा, तो कहा कि जो उपदेश होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो है गुरु सम्मित, है ना, जो हमसे बड़े हैं, हमसे अधिक विद्वान हैं,
है ना, वो कहते हैं, वो बताते हैं ऐसा करो ऐसा नहीं करो। उनका आज्ञा उनकी वाणी में होती है। और आप आज के भी विद्यार्थी अगर देखें, या हमेशा से हमें काल ये माने पूरे कालक्रम प्रवाह में ये बात है कि जो युवा होता है, जिस बात को करने के लिए मना किया जाता है, उस ज़्यादा उसको करने की उत्सुकता बनती है, छोटे बच्चों में भी, युवाओं में भी। क्यों नहीं करना है, करके देखें तो क्या होता है। तो ये एक सामान्य है, तो इसलिए गुरु सम्मित उपदेश जो होता है वो कई बार काम नहीं करता है। इसी तरह से दूसरा कहा गया है सुहृद सम्मित उपदेश, है ना, मित्रवत। मित्र है वो बताएगा, जो अच्छा मित्र है वो हमेशा अपने मित्र को सही मार्ग पर चलने की सलाह देगा और बताएगा देखो तुमको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी ऑप्शनल होता है, बताना कभी भी। जो समवयस्क मित्र हैं वो कुछ बताते हैं तो ठीक है, सुन लिया जाता है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन होता है कि करें या ना करें। वो कह रहा है ऐसा, हम अब उसके हिसाब से हम चलें कि हम अपने हिसाब से चलें। तो इसमें भी करें और या न करने वाले विकल्प मौजूद होते हैं और उसमें जा सकते हैं। लेकिन कांता सम्मित उपदेश मतलब जब कोई बहुत प्रिय है और महिलाओं के लिए कहा जाता है कि वो अधिक प्रेमपूर्ण व्यवहार करती हैं, हालांकि सर्वत्र ये हो, इसका ये हम दूसरी दिशा में निकल जाएंगे, तो उधर न जा करके हम केवल कहें कि एक प्रेमपूर्ण तरीके से। अब वो कांता, ये तो संस्कृत साहित्य के आधार पर ये प्रयोजन बताए गए हैं, तो इसलिए इसमें कांता सम्मित कहा गया। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगी कि प्रेमपूर्ण तरीके से कही गई कोई भी बात उसको नकारा नहीं जा सकता है और उसको व्यक्ति मानने के लिए एक तरह से अंतर से बाध्य हो जाता है। तो ये जो है, ये 6 प्रयोजन संस्कृत साहित्य के बताए गए और ये वस्तुतः सर्वव्यापी हैं, संस्कृत साहित्य के लिए अधिक लागू होते हैं। आज के समय में अगर हमको इन्हीं प्रयोजनों को हम साहित्य पर लागू करना चाहें तो इसमें थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करना होगा, जैसा कि अंतिम में मैंने किया, लेकिन आज भी ये लागू होते हैं। तो ये संस्कृत परंपरा में प्रयोजन माने और वो है सर्वकालिक सर्वव्यापक ये प्रयोजन है। अब जो हिंदी साहित्य हमारा बना, जो आधुनिक हिंदी साहित्य हुआ, उस पर पाश्चात्य परंपरा का बहुत प्रभाव पड़ा है। आपको मालूम है कि हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माण अंग्रेजों के आने के बाद ही हुआ। 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से भारतेंदु के उदय के साथ हिंदी साहित्य अपना रूप ग्रहण करता है। तो उस समय तक पाश्चात्य परंपराएं भारत में आ गई थी अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से, तो उसका काफ़ी असर पड़ा है। तो उस पर भी हम विचार करें कि पाश्चात्य परंपरा में साहित्य का क्या प्रयोजन माना गया है। तो पाश्चात्य परंपरा में साहित्य जो है वो वाद के अंतर्गत घिरा हुआ है। विभिन्न तरह के वाद उसमें मिलते हैं, शास्त्रवाद, स्वच्छंदतावाद, कलावाद, नीतिवाद, सौष्ठववाद, मनोविज्ञानवाद, मार्क्सवाद। तो अब इसमें अलग अलग उद्देश्य वो रखते हैं। जो इस वाद को मानते हैं उनका उद्देश्य एक अलग चलता है। जैसे शास्त्रवाद है, वो मानता है कि जो नियम बताए गए हैं, पहले हमारे अरस्तु इत्यादि ने जो शुरू से काव्य शास्त्री हुए हैं, उन्होंने जो नियम ये काव्य शास्त्र करके, अरस्तु का ग्रंथ है जिसमें उन्होंने काव्य रचना के सारे नियम बताए हुए हैं। तो उन पर और उनके बाद भी जो काव्य शास्त्री हुए उन्होंने जो नियम बताए उस पर बिल्कुल चलना चाहिए, उससे जरा भी तिल भर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ये साहित्य का उद्देश्य दिए गए नियमों, बनाए गए नियमों के अनुसार रचना करना है। तो ये शास्त्रवाद का अपना उद्देश्य उन्होंने किया। स्वच्छंदतावाद जो है बिल्कुल इसके विपरीत कहता है कि नहीं, कोई नियम की जरूरत नहीं है। साहित्य जो है वो मन का उत्साह है, मन का आवेग है, और जैसा कवि के मन में आए या जैसा साहित्य रचना करने वाले के मन में आए उसको उस तरह से रचना करनी चाहिए। न उसमें कोई भाषा का बंधन होना चाहिए, न किसी दूसरे नियमों का बंधन होना चाहिए। कोई बंधन नहीं होना चाहिए। बिना किसी बंधन के अबाध रूप से एक सहज उमंग, मन की उमंग के तहत रचना होती है, तब रचना अच्छी होती है। साहित्य का उद्देश्य
उन्मुक्त कर देना है, किसी भी तरह के बंधन से उन्मुक्त कर देना है। तो ये उन्होंने उद्देश्य माना। इसी तरह से कलावाद ने माना कि नहीं, सौंदर्य कला होना चाहिए, उसमें कलाकृति दिखाई पड़नी चाहिए। जैसे कोई भी पत्थर को उठा करके हम रख देंगे और उस पर उसको अगर देवता मानकर पूजने लगे, वो पूजनीय हो जाता है। लेकिन वस्तुतः अगर सुंदर गढ़ी हुई मूर्ति हो, अच्छी तरह से उकेरी हुई मूर्ति हो, तो वो अधिक प्रिय आँखों को लगती है। तो कलावाद का कहना था इसी तरह से साहित्य को बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ होना चाहिए, गढ़ा हुआ होना चाहिए, उसमें महीन पच्चीकारी की होनी चाहिए, मतलब उसको सौंदर्य के विभिन्न उपादानों से सजाया हुआ होना चाहिए। जो भाषा के अलंकार, छंद इत्यादि इत्यादि जो तमाम तरह के बताए गए, इससे भाषा सुंदर हो सकती है, तो उन सब का प्रयोग करते हुए रचना करनी चाहिए कि जिससे वो पूरी कलाकृति बहुत सुंदर लगे। नीतिवाद कहता है कि नहीं, उसमें नीति परक वो होना चाहिए, कुछ मॉरल दिखाई पड़ना चाहिए। जो भी हम कहें करें लिखें, उसमें से कुछ नैतिक उपदेश होना चाहिए, मनुष्य को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला साहित्य होना चाहिए। इसी तरह से मनोविज्ञानवाद और मार्क्सवाद और सौष्ठववाद का भी अपना ये है। मनोविज्ञानवाद मानता है कि मानसिक मन के विभिन्न कोनों का चित्रण होना चाहिए। मनोविज्ञान में ऐसा माना कि चेतन एक होता है जो हम व्यवहार करते हैं, एक अचेतन होता है, एक अर्धचेतन होता है। हमारा मन माने 3 हिस्सों में बटा हुआ है, और अर्धचेतन कुछ मन में आया लेकिन उसको वास्तुतः कर नहीं सकता है, तो उस तरह का है। और अचेतन में तो हमें खुद भी पता नहीं होता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर छुपी होती हैं, और हमें पता भी नहीं होता है कि इस तरह की इच्छाएं या इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर हैं। तो वो अचेतन कभी कभी बाहर आ जाता है, और व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है जो कि सामान्य रूप से वो नहीं करता है या नहीं दिखाई पड़ता है। तो उस तरह माने मनुष्य के चेतन अचेतन मन का उसमें वर्णन होना चाहिए, मनोविज्ञान ऐसा कहता है। मार्क्सवाद हर एक चीज़ को अर्थ तंत्र के अंतर्गत रख के देखता है कि जो ये पूरा समाज है हमारा, वो 2 भागों में मुख्य रूप से बटा हुआ है। एक जो श्रमजीवी हैं, जो श्रम करते हैं, और एक जो उसके श्रम से उत्पन्न हुए जो उसका फल है या जो उसका धन है, उसके उपभोग करते हैं। माने एक श्रम करने वाला है, एक उसका शोषण करने वाले हैं। तो इस तरह से ये विभाजन करके और देखता है और मानता है कि जो श्रमजीवी हैं, जो वास्तविक श्रम करने वाले हैं, उनके पक्ष में हमको साहित्य रचना करनी चाहिए। तो ये एक दूसरी तरह की ये इनकी का उद्देश्य इन्होंने माना। तो इस तरह से ये विभिन्न वाद हैं, इनके अपने अपने उद्देश्य हैं। लेकिन यदि हम इनको एकदम संक्षेप में कहना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि 2 तरह की परंपराएं पाश्चात्य में मिलती हैं, जो कि एक है जो कि मानती है कि कला कला के लिए है ना, कला माने कला को कला के लिए होना चाहिए, उससे दूसरा और कोई उद्देश्य नहीं पूर्ण होना चाहिए। केवल उसके जिस तरह से कोई भी कलाकृति के सुंदर होने की अपेक्षा रहती है, उसी तरह साहित्य को भी केवल जो उसके प्रतिमान, कलात्मक प्रतिमान है, उस पर खरा उतर करके सौंदर्य उसका दिखाई पड़ना चाहिए, किसी भी कलाकृति का, और उसका कोई भी दूसरा उद्देश्य नहीं है। दूसरी बिल्कुल परंपरा है जो कि कहती है कला जीवन के लिए है। माने जो साहित्य है या कोई भी दूसरी भी कला है, वो अगर मनुष्य के जीवन में कुछ सुधार नहीं कर सकती, वो मनुष्य के जीवन में यदि गुणात्मक परिवर्तन नहीं ला सकती, उसको एक और अधिक बेहतर जीवन जीने के प्रति नहीं प्रेरित कर सकती, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उसका कला का उद्देश्य जीवन की गुणात्मकता को बढ़ाना है। तो ये 2 मुख्य रूप से, अगर हम सारे जो पीछे वाद पढ़े उनका हम समाहार करना चाहें या उनको एक साथ देखना चाहें, तो हम इसको 2 खाली पाश्चात्य परंपरा में 2 प्रयोजन मान सकते हैं। एक मानते हैं कि कला कला के लिए, और दूसरा कहते हैं कला जीवन के लिए।
अब देखिए हिंदी साहित्य ने किस तरह से संस्कृत परंपरा और पाश्चात्य परंपरा दोनों को आत्मसात करके एक अपनी समझ बनाई और अपना प्रयोजन का माने प्रयोजन बताया। तो आधुनिक हिंदी साहित्य चिंतन में प्रयोजन शब्द का उतना प्रयोग नहीं हुआ है, जिसने भी बात की उसने उद्देश्य शब्द का प्रयोग किया है। तो हिंदी के संदर्भ में आप पढ़ते हुए साहित्य का प्रयोजन के स्थान पर साहित्य का उद्देश्य ऐसा करेंगे। प्रेमचंद का एक पूरा भाषण है साहित्य का उद्देश्य को लेकर के। और अगर एक शब्द में कहना चाहिए कि हिंदी साहित्य ने साहित्य का उद्देश्य क्या माना है, तो वो है लोक मंगल। लोक मंगल माने सबका कल्याण। तो सबका कल्याण की भावना जो है हिंदी साहित्य की पूरी परंपरा में शुरू से देखें तो शुरू से परंपरा में यही एक बात रही है खास कि लोक मंगल होना चाहिए। हम तुलसीदास से शुरू करें। तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, कीरति भरति भूति भली सोई सुर सरि सम सब कर हित होई। कहा कि ये तीन चीज कौन कौन सी? कीर्ति, कीरति, कीर्ति जो यश मिलता है, जब यश जो यशवान व्यक्ति है वो। भनिति माने भाषा या भाषा में अभिव्यक्त साहित्य। और भूति संपत्ति, संपत्ति। भली सोई वही अच्छी है। कोई यश बहुत यशस्वी व्यक्ति है, कोई अच्छा साहित्य है और या संपत्ति है। ये तीनों चीज तभी अच्छी हो सकती है जब सुर सरि सम सब कर हित होई। जब सुरसरी गंगा के समान सबका हित उनसे होता हो। जैसे गंगा बिना किसी भेदभाव के लगातार बहती है, सबको अपना पानी बराबर से इस्तेमाल करने का हक देती है और सब उसमें जाकर अपना पाप धोकर के पुण्यात्मा होकर निकल सकते हैं, उसी प्रकार से सबका कल्याण होता है। उसी प्रकार से कल्याणकारी होना चाहिए। कोई यशस्वी व्यक्ति है, कोई साहित्य है या संपत्ति है। तो उनका भी यही था कि सर्व कल्याण, जो लोक मंगल की बात करी वही बात यहाँ पर निकल के आती है कि सबका कल्याण करने वाला साहित्य होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो ये शब्द ही दिया लोक मंगल। लोक मंगल शब्द का प्रयोग उन्होंने ही अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में पहली बार संभवतः प्रयोग किया साहित्य के उद्देश्य के रूप में। मैथिली शरण गुप्त जो हमारे राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, हिंदी के बहुत बड़े कवि, पहले कवि जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली में इतनी कविताएं लिखी। भारतेंदु ने कुछ शुरुआत की थी, लेकिन उनके में भी थोड़ा सा ब्रजभाषा का पुट रहता ही था, या फिर उनकी उर्दू निष्ठ अधिक है जो उन्होंने खड़ी बोली में रखना चाहा जिन कविताओं को। लेकिन मैथिली शरण गुप्त थे जिन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निर्देशन में हिंदी भाषा को, आधुनिक हिंदी भाषा को कविता के लिए तैयार किया। तो उन्होंने भी कहा कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। माने केवल वस्तुतः मैथिली शरण गुप्त के पहले तक भी तमाम जो साहित्य दिखाई पड़ रहा था वो केवल मनोरंजन के लिए था। रीतिकालीन सारा साहित्य मनोरंजन परक ही है। उसमें बहुत ही कम है कि उपदेशात्मक हो या कोई उसमें बहुत गुणात्मक उससे परिवर्तन दिखाई पड़ता हो, साहित्य करने में, साहित्य जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करने में सक्षम हो, ऐसा कम दिखाई पड़ता है। थोड़ा बहुत तो हर जगह रहता है, लेकिन विशेष कोई नहीं दिखाई पड़ता है। ज़्यादातर जो है वो मनोरंजन ही उनसे होता है। तो कहा, मैथिली शरण गुप्त ने जोर दे करके कहा कि नहीं, जब तक उसमें साहित्य में उचित उपदेश न हो, माने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, ये बात साहित्य से निकल करके न सामने आए तो फिर उस साहित्य का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो इसके बाद प्रेमचंद आते हैं, जिन्होंने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसके पहले अध्यक्ष बने प्रेमचंद जी। और उसमें अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए उन्होंने जो बातें कही, वस्तुतः हिंदी साहित्य के लिए वो मानक बन गई। तो उन्होंने कहा वहाँ अपने भाषण में कि उसे यानी साहित्य को, वो पहले से चला आ रहा उनका वक्तव्य है, उन्होंने पहले साहित्य शब्द का प्रयोग किया, इसलिए यहाँ पे सर्वनाम प्रयोग किया है। मैंने स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में दे दिया साहित्य को, है ना। उन प्रश्नों से दिलचस्पी है जिनसे समाज या व्यक्ति प्रभावित होते। मतलब आज जो साहित्य है वो केवल
मनोरंजन के लिए नहीं हो सकता, मनोरंजन करना उसका उद्देश्य नहीं हो सकता। उससे समाज या व्यक्ति का प्रभाव दिखाई पड़ता हो, है ना, उस पर कुछ व्यक्ति में कोई परिवर्तन की संभावना जिससे बनती हो, उसकी उत्कृष्टता की वर्तमान कसौटी अनुभूति की वह तीव्रता है जिससे हमारे भावों और विचारों में गति पैदा होती है। अगर साहित्य पढ़ने वाले को एक वैचारिक उत्तेजना न प्रदान करे, सोचने के लिए मजबूर न करे, अपना आत्मालोचन करने के लिए न प्रेरित करे, या किसी भी परिस्थिति के प्रति उसकी संवेदना न उपजा सके, तो वो साहित्य नहीं है। तो माने व्यक्ति और समाज दोनों को ही प्रभावित करने वाला होना चाहिए साहित्य, और वस्तुतः इसी मार्ग पर साहित्य, हिंदी साहित्य चला। उसके बाद का जितना हिंदी साहित्य है वो सब किसी या व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से वो उसकी गुणवत्ता, उसको बढ़ाने वाला, उसको जागृत करने वाला और उसको आगे की ओर ले चलने वाला साहित्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य को सामने रख करके जिस किसी ने भी रचना की है अच्छे साहित्य की, वो इसी उद्देश्य को सामने रख करके की है। तो ये जो है वस्तुतः मानक बना। तो आज अगर हम कहना चाहें, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहें कि साहित्य का उद्देश्य आज क्या है, आज का जो हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, तो हम इन शब्दों में उसको कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन, उनकी समस्याओं, उनके हर्षोल्लासों, उनकी परंपराओं, उनकी रूढ़ियों का चित्रण करना और जीवन परिस्थितियों में अधिक कल्याणमय गुणात्मक परिवर्तन की प्रेरणा पैदा करना है। मतलब आप कोई भी साहित्य उठा के देखिए, इससे बाहर नहीं है वो जीवन के प्रत्येक, समाज के प्रत्येक वर्ग, किसी भी प्रकार का, आज तो दलित साहित्य, किन्नर साहित्य इत्यादि इत्यादि जो सारे विमर्श आ रहे हैं, माने कोई भी वर्ग छूटना नहीं चाहिए। सबके विषय में हम लिखेंगे और उनकी समस्याएं, उनके जो खुशी है, उनकी खुशियाँ, उनकी जो परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनको भी, उन सब का चित्रण हमारे साहित्य में मिलता है। और वो प्रेरित करता है कि ये अगर रूढ़ी है तो ये क्यों सही है या गलत है, उस पर एक विचारणा उसमें दिखाई पड़ती है और उसके आधार पर समाज अपनी गति तय कर सकता है, अपनी उन्नति की राह ढूंढ सकता है। इसी तरह से व्यक्तिगत रूप से भी वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की साहित्य रचना हो रही है। तो ये आज हिंदी साहित्य का हम प्रयोजन या हिंदी साहित्य का उद्देश्य हम इसको कह सकते हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है कि साहित्य के उद्देश्य के संबंध में आपके अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हुई होगी। आपने समझ लिया होगा कि संस्कृत साहित्य में किस प्रकार प्रयोजन कहा गया है साहित्य का, पश्चिम में क्या विचारधारा चली है और हिंदी में अंततः क्या निर्धारित हुआ है साहित्य का उद्देश्य। तो मित्रों, आप अब इकाई पढ़ें। ये इकाई पूर्ण हुई, 3 व्याख्यान हमने इस पर रखे और आप पढ़िए, उसमें जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखिए। और अगर आपको कोई कठिनाई आती है किसी स्तर पर समझने में, तो आप हमें baou.ba.hindi@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड और कोर्स का नाम, ये आप लिख करके हमें भेजें। हम आपको ज़रूर उत्तर देंगे। अपना अध्ययन आरंभ कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तपः।